इस वीडियो में नजर आ रहे दुल्हा दुल्हन अपने शादी के ठीक 12वें दिन लापता हो जाते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी 10 दिनों तक इनका कोई सुराग नहीं मिलता। 10 दिन बाद दूल्हे की लाश मिलती है, वो भी के बहुत बुरी हालत में। लेकिन दुल्हन का अब भी कोई सुराग नहीं लगता। लापता होने के बाद जब 17 दिन बीत जाते हैं, तब दुल्हन एक दूसरे ही राज्य के सुनसान हाईवे के ढाबे में मदहोश हालत में पाई जाती है। आखिर दूल्हा दुल्हन अचानक से गायब कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे से कैसे बिछड़ जाते हैं, और फिर गायब होने के बाद दुल्हन इतने दिनों तक आखिर कहाँ रहती? आज मेरी जुस्तजू में जानेंगे हनीमून के सुनहरे साए में खूंखार वारदात की कहानी, जमा की जुबानी। मैं कैसर जमा। 11 मई 2025 इंदौर के रहने वाले रघुवंशी फैमिली के सबसे छोटे लड़के राजा रघुवंशी की शादी सोनम नाम की लड़की से होती है। रघुवंशी फैमिली पेशे से ट्रांसपोर्ट कारोबारी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोनम की फैमिली का प्लाईवुड का बिजनेस होता है, जिसमें सोनम खुद अपनी कंपनी में एचआर हेड होती है। दरअसल दोनों फैमिली पिछले रामनवमी से पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। लेकिन इस इलाके में दशकों से एक रिवाज चला आ रहा है कि जिनके भी घर में लड़का या लड़की शादी के लायक हो जाते हैं, वो अपने पास के मंदिर में रामनवमी के 9 तारीख को उस लड़की या लड़के की पूरी डिटेल्स, जैसे कि एज, एजुकेशन, राशिफल, ये सारी चीज़ें पर्ची में लिख कर रख देते हैं। मतलब एक तरह का मैट्रिमोनियल सर्विस जो कि लोकल मंदिर कमेटी के देखरेख में चलता है। राजा रघुवंशी और सोनम के घर वाले भी इसी तरह सोनम और राजा के डिटेल्स मंदिर में देते हैं। दोनों ही फैमिलीज जब एक दूसरे के बायोडेटा देखते हैं तो प्रोफाइल्स काफ़ी हद तक मैच कर जाता है। दोनों ही फैमिलीज का अच्छा बिजनेस बैकग्राउंड, एक का ट्रांसपोर्ट का कारोबार और दूसरे का प्लाईवुड का बिजनेस। पढ़े लिखे लोग, लड़का लड़की दोनों का सेम राशिफल, दोनों ही मांगलिक। अब दोनों फैमिलीज की जान पहचान बढ़ती है, आना जाना होता है और फिर रिश्ता तय हो जाता है। फरवरी के मंथ में लड़का और लड़की यानी राजा रघुवंशी और सोनम का रोका हो जाता है। फिर शादी की तैयारी चलती है। 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम एक दूसरे के साथ 7 फेरे लेकर जन्मों जन्म का साथ निभाने का बंधन में बंध जाते हैं। 11 मई को शादी हुई और सोनम 14 मई को अपने मायके चली जाती है। मतलब सोनम अपने ससुराल में सिर्फ 3 दिन रुकती है। इस 3 दिन के दौरान सोनम ने राजा रघुवंशी से कहा कि उसने शादी से पहले मन्नत मांगी थी कि वो शादी होने के बाद असम में कामाख्या मंदिर के दर्शन करेगी, तभी वो हस्बैंड वाइफ के तरह साथ रहेगी। सोनम 14 तारीख को ससुराल से मायके जाने के बाद 18 मई को एकाएक राजा रघुवंशी को कॉल कर कहती है कि उसने गुवाहाटी के लिए टिकट बुक करा लिया है और कामाख्या मंदिर जाने के लिए 20 मई को हम दोनों इंदौर से गुवाहाटी के लिए निकलेंगे और फिर उधर से मेघालय हनीमून मनाने जाएंगे। सोनम ने टिकट बुक करवाने से पहले न राजा रघुवंशी या उनके घर वालों को बताया और ना ही किसी भी तरह का इस बारे में डिस्कशन की। उधर राजा रघुवंशी के घर वाले, खासकर उनकी माँ, इन्हें इतने जल्दी घर से दूर निकलने से राजी नहीं थी, क्योंकि पंडित जी ने 28 मई से पहले घर से दूर भेजने के लिए मना कर रखा था। मगर अब बात यह थी कि टिकट कट चुकी है, पैसे बर्बाद जाएंगे और सोनम तो चलने की जिद कर ही रही थी। तो राजा रघुवंशी ने माँ को इस बात से राजी किया कि वो सोनम के साथ 20 मई को गुवाहाटी जाएगा। 20 मई को इंदौर से ये लोग निकलते हैं और 21 के सुबह गुवाहाटी पहुंचकर कामाख्या मंदिर की दर्शन करते हैं। और बारिश होने की वजह से यहाँ की वादियाँ, यहाँ की पहाड़ें बिल्कुल हरी भरी रहती हैं। इन हरी भरी वादियों में, पहाड़ों में घूमने का अलग ही मज़ा है। मेघालय दुनिया की ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। 22 मई को शिलोंग पहुंचकर राजा रघुवंशी और सोनम एक होम स्टे बुक करते हैं। होम स्टे जिसे हम होटल भी नहीं कहेंगे,
लेकिन यह है कि टूरिस्ट को ठहरने के लिए ठीक ठाक सा इंतज़ाम होता है। जनरली ऐसी जगहों पे जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, वहाँ के लोकल लोग टूरिस्ट के रहने का अलग से जगह बनाते हैं, जिससे उनका अच्छा खासा सालाना इनकम भी हो जाता है। होम स्टे में चेक इन करने के बाद ये लोग किराए पे एक स्कूटी लेते हैं और फिर वादियों में पहाड़ों के बीच ट्रैकिंग करने निकल जाते हैं। पूरी 22 मई की तारीख इसी तरह घूमते फिरते निकल जाता है। अब 23 मई को ये लोग होम स्टे से चेकआउट करते हैं, लेकिन स्कूटी अब भी इनके पास ही होता है। शायद इन्हें कहीं और ठहरना था, या फिर जैसा कि राजा रघुवंशी ने अपने घर में अपनी माँ को बताया कि वो 2-3 दिनों में लौट आएंगे, तो इसलिए शायद होम स्टे से चेकआउट कर लेते हैं और 23 तारीख को पूरा दिन घूमने के इरादे से स्कूटी से निकल जाते हैं। उसी 23 तारीख को दोपहर 1:30 बजे सोनम के मोबाइल पे कॉल आता है। फ़ोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी सास यानी राजा रघुवंशी की माँ कर रही थी। सास बहू में बात होती है, सोनम हाफ रही थी। इस बातचीत में सोनम ने बताया कि उसका व्रत है, ऊंचाई बहुत है और वो एक कॉफ़ी शॉप पे रुकी हुई है, मगर राजा नीचे झरना देखने गए हैं। फिर फ़ोन रख दिया जाता है। सास बहू के बीच फ़ोन पे बातचीत 1:30 से लेकर 1:45 बजे के बीच हुई, लेकिन जब राजा के घर वाले सोनम को 2 बजे फिर से कॉल मिलाते हैं तो कॉल नहीं लगता, स्विच ऑफ आ रहा था। फिर राजा रघुवंशी को कॉल लगाया जाता है तो उसका भी फ़ोन ऑफ ही था। तो उस वक्त घर वाले को लगा कि जंगल पहाड़ वाला इलाका है, मोबाइल चार्ज नहीं होगा, नेटवर्क इशू होगा, तो 23 तारीख को फिर से बात नहीं हो पाती है। अगले दिन फिर सुबह फ़ोन मिलाया जाता है, फिर भी कॉल नहीं लग रहा था, तो घर वाले को थोड़ी सी फिक्र हुई, मगर वही कि बारिश वाला इलाका है, जंगल है, पहाड़ियाँ हैं, नेटवर्क इशू हो सकता है, दिल को तसल्ली दी। मगर जहन में ये बात तो थी कि 2 दिन से बात नहीं हुई। अब तीसरा दिन यानी 25 में, लेकिन फिर वही चीज़ कि कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी। अब घर वालों को वाकई में फ़िक्र हुई, डर सा लगा। कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर उनका फ़ोन नहीं लग रहा, बात नहीं हो रही, तो राजा ज़रूर किसी पीसीओ से लैंडलाइन से कॉल करता। कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है। घर वाले बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं राजा के भाई को कि तुम और सोनम के भाई दोनों मेघालय के शिलोंग जाओ और देखो वो लोग कहाँ हैं और क्या बात है। 26 मई को सोनम और राजा के भाई शिलोंग पहुंचते हैं। वहां पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं और राजा सोनम दोनों की तस्वीर दिखाते हुए कहते हैं कि ये दोनों घूमने के लिए आए थे और 23 मई से लापता है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। जब वो लोग सोनम और राजा की वो तस्वीरें दिखा रहे थे जो राजा ने शिलोंग में घूमने के दौरान अपनी फैमिली को शेयर करी थी, उनमें से एक तस्वीर के पीछे खड़ी एक स्कूटी नज़र आती है जिस पे एक मोबाइल नंबर लिखा था। जब उस नंबर पर कॉल मिलाते हैं तो स्कूटी का ऑनर कॉल उठाता है, ये सारी बात बताते हैं, मगर ऑनर कहता है हाँ 22 मई को ये लोग आए थे मेरे पास और स्कूटी रेंट पे ले गए, मगर उसके बाद से पता नहीं। दोनों भाई जाकर पुलिस को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, स्कूटी अभी तक वापस नहीं किया गया है। तो पुलिस इसकी तफ्तीश करती है आसपास के इलाके में, तो पता चला कि 25 मई की रात वहीं एक पहाड़ी इलाके के पार्किंग में एक लवारिस स्कूटी पड़ी थी, जिसकी रिपोर्ट किसी ने लिखाई थी कि यहाँ पे पार्किंग में एक स्कूटी पड़ी है। पुलिस आई और स्कूटी को थाने ले गई। जब इसका नंबर ट्रेस किया गया और ऑनर को कॉल किया तो उसने बताया कि साहब यही वो स्कूटी है जो राजा रघुवंशी नाम के शख्स ने रेंट पे ली थी। अब पुलिस स्कूटी ऑनर के जरिए ये ट्रेस करती है कि ये स्कूटी कहाँ कहाँ गई थी। तो पता चला
कि स्टे होम बुक किया था राजा और सोनम ने। ये लोग 22 मई को चेक इन करते हैं और 23 मई को चेक आउट कर लेते हैं स्टे होम से। इधर इंदौर में फैमिली वालों को लगा कि अब ढूंढते हुए 3 दिन हो गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, और शायद इन्हें ये भी लग रहा था कि मेघालय पुलिस सीरियसली ढूंढ नहीं रही है। तो फिर परिवार वाले इंदौर पुलिस को कांटेक्ट करते हैं, बताते हैं ऐसी ऐसी बात है, आप थोड़ा मेघालय पुलिस को ढूंढने के लिए बोले। जब इंदौर पुलिस मेघालय पुलिस को कनेक्ट करती है तो अब मेघालय पुलिस इसे सीरियसली लेती है और 120 मेंबर्स की एसआईटी गठित करती है, जिसमें 5 टीमें होती हैं। सबको अलग अलग काम सौंपा जाता है। एक टीम उस स्टे होम में जाती है जहां ये लोग ठहरे थे। जब पुलिस ने उस स्टे होम की तफ्तीश की तो उन्हें एक मंगलसूत्र और सोनम की घड़ी मिली। अब पुलिस को कुछ गड़बड़ सा लगा तो सर्च ऑपरेशन और तेज किया गया। मेघालय में उस वक्त मौसम खराब था और तेज बारिश हो रही थी। सर्च ऑपरेशन में दिक्कत भी आ रही थी, लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देना था क्योंकि 2 स्टेट में और मीडिया में बात फैल गई थी इस कपल के मिसिंग की। अब इस सर्च ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन हनीमून, क्योंकि ये मिसिंग कपल यहाँ हनीमून मनाने आए थे। स्टे होम के थोड़ी ही दूर पे जंगल में 2 लवारिस बैग मिलते हैं जिसमें कुछ कपड़े और ज़रूरत के सामान होता है। ये बैग सोनम और राजा के भाइयों को दिखाए जाते हैं। वो इससे पहचान जाते हैं, बोलते हैं हाँ ये दोनों बैग उन्हीं के हैं। अब स्कूटी लवारिस मिली, मंगलसूत्र, घड़ी स्टे होम में मिली, बैग यूं ही जंगलों में मिला। अब मामला संगीन होता जा रहा था। ये चीज़ें हो रही थी, घर वाले डर रहे थे, सुराग कोई मिल नहीं रहा था। अब 2 जून की तारीख आती है। इन दोनों को गायब हुए लगभग 10वां दिन था। उन 5 में से एक टीम खाई के नीचे उतरती है, उस खाई के जिस जंगल में दोनों बैग मिले थे। जब खाई में पुलिस की टीम उतरती है तो उन्हें हरियाली के बीच एक अजीब सी चीज़ नज़र आई। जब और करीब से देखा तो एक लाश बहुत ही बुरी हालत में दिखाई दी। यह लाश इस हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी कि पहचान पाना मुश्किल था। पुलिस की यह टीम खाई से लाश को किसी तरह बाहर निकालती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब राजा के भाई को लाश को पहचानने के लिए बोला जाता है तो वो पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि लाश बारिश में भीगने और 10 दिन बीत जाने की वजह से बहुत हद तक गल चुकी थी। फिर हाथ के टैटू पे नजर जाती है, उसी स्टाइल में लिखा था RAJA राजा। यह देखकर उसका भाई बेतहाशा रोने लगता है। उधर राजा के घर इंदौर में राजा के डेथ के बारे में बताया जाता है, मगर माँ को नहीं बताया जाता, क्योंकि हो सकता है कि माँ इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सके। इधर सर्च ऑपरेशन अब भी जारी था। घर वालों का कहना था कि राजा की तो जान चली गई, अब सोनम तो कम से कम सही सलामत घर आ जाए, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये एक किडनैपिंग का मामला हो सकता है। लेकिन फिरौती के लिए अब तक कोई बात सामने नहीं आई थी और ना ही सोनम का कोई सुराग लग रहा था। ऑपरेशन हनीमून मेघालय पुलिस की 5 टीमों के साथ चल रहा था। सर्च ऑपरेशन जारी था। 5 दिन और बीत जाते हैं। 2 जून से 9 जून हो जाता है। अचानक 9 जून रात 1 बजे सोनम के भाई गोविंद के पास कॉल आती है। फोन में कोई और नहीं, उसकी बहन सोनम काफ़ी घबराई हुई रोते हुए बात कर रही थी। वो किसी अनजान नंबर से कॉल कर रही थी। गोविंद ने जब पूछा तुम कहाँ हो और ये किसका नंबर है, तो वो कहती है मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ। फिर उसका भाई कहता है कि जिनका फ़ोन है उनसे मेरी बात कराओ। वह शख्स कहता है कि मेरा नाम साहिल यादव है, मेरी दुकान वाराणसी गाजीपुर हाईवे में है, काशी चाय जायका के नाम से। यहाँ एक लड़की बदहाल हालत में मेरे ढाबे के पास काफ़ी घबराई हुई है और रो रही है। मैंने इसे पानी वगैरह पिलाया और मुझसे फ़ोन लेकर आपको कॉल लगाई है। उधर
से सोनम का भाई गोविंद कहता है, भैया बस आप एक काम करना, उसे वहीं पे बैठा कर रखना, कहीं जाने मत देना। फिर गोविंद पुलिस को कॉल करता है। तकरीबन रात 2:30 बजे मौके पर पुलिस पहुंचती है। सोनम को पुलिस कस्टडी के महिला वार्ड में रखा जाता है। उधर गाजीपुर पुलिस मेघालय पुलिस को कॉल करती है। मेघालय पुलिस जो 17-18 दिनों से जिस लड़की को तलाश कर रही थी, वो अब एक दूसरे ही स्टेट यूपी के गाजीपुर में थी। मेघालय पुलिस की एक टीम गाजीपुर के लिए रवाना हो जाती है और इधर इंदौर की पुलिस भी गाजीपुर पहुंच जाती है। सोनम के मिलने से 2 दिन पहले 7 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी होती है। पोस्टमार्टम से ये क्लियर था कि राजा रघुवंशी का कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। लेकिन सवाल ये था कि राजा और सोनम को कोई मेघालय में जानता तक नहीं था और 2200 किलोमीटर दूर इंदौर से आए हनीमून मनाने इस कपल्स से आखिर किसकी दुश्मनी हो सकती है। और जो कीमती सामान जैसे घड़ी और सोने का चैन जो राजा ने पहन रखा था, वो उसी तरह लाश के साथ बरामद हुई थी। तो ये भी क्लियर था कि ये कोई सामान छीनने के चलते मर्डर नहीं किया गया था। तो ज़रूर कोई जानने वालों ने ये मर्डर किया है और हो सकता है कि कुछ लोग इन्हीं के इलाके इंदौर से आए हों। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने स्कूटी रेंट पे देने वाले शिलोंग के सभी स्कूटी संचालक को कनेक्ट किया। तो पता चला कि इंदौर से कुछ लोग हैं जो 20 मई के आसपास स्कूटी रेंट पे लिए थे, जिसमें आकाश का भी नाम था। आकाश आसानी से पुलिस के हाथ लग जाता है क्योंकि स्कूटी रेंट पे लेते वक्त उसने अपनी ओरिजिनल आईडी कार्ड का प्रूफ दिया था। शायद ये कोई फर्जी आईडी लगाना भूल गए थे, इसलिए स्कूटी रेंट पे लेने के जल्दबाजी में अपनी ओरिजिनल आईडी प्रूफ ही दे दिया। वैसे भी आकाश कोई प्रोफेशनल किलर तो था नहीं, इसलिए इससे ये चूक हो गई। और इसी वजह से जैसे ही आकाश पकड़ाता है, बाकी के 2 और इस कत्ल के मुलजिम राज कुशवाहा, विशाल चौहान पकड़े जाते हैं। मेघालय पुलिस जैसे ही गाजीपुर पहुंचती है, सोनम को ट्रांजिट रिमांड में लेकर मेघालय आती है क्योंकि ये केस मेघालय का था। हनीमून ऑपरेशन मेघालय पुलिस ही चला रही थी और मर्डर भी मेघालय में ही हुआ था। मेघालय पहुंचते ही मेघालय पुलिस की डीजीपी इदाशिया नोरगांग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि जो सर्च ऑपरेशन पिछले 14 दिनों से चल रहा था, उसको हमने सुलझा लिया है। राजा के कातिल हमारे हाथ लग चुके हैं और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि कत्ल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि इसकी खुद की वाइफ सोनम रघुवंशी हैं, जो इस कत्ल में खुद भी शामिल थी। पुलिस को उस वक्त ही शक हुआ था जब सोनम का मंगलसूत्र पुलिस ने स्टे होम से बरामद की थी, क्योंकि एक शादीशुदा लड़की के लिए मंगलसूत्र काफ़ी मायने रखता है और सोनम ने अपना मंगलसूत्र इस लापरवाही के साथ यूं ही स्टे होम में छोड़कर चली जाती है, ये पुलिस ने नोटिस किया। ऐसा कई बार क्राइम की दुनिया में उस वक्त होता है जब वाइफ अपने हस्बैंड से नफरत करती है, अपने से दूर हटाना चाहती है, तो कई बार मंगलसूत्र तोड़कर फेंक देती है। तो इसी एंगल को लेकर जब पकड़े गए 3 साथी राज कुशवाहा, आकाश और विशाल से पूछताछ करती है पुलिस, तो पता चलता है कि इसमें राजा रघुवंशी की वाइफ सोनम भी शामिल है। तभी से पुलिस सोनम को प्राइम सस्पेक्ट की तरह ढूंढ रही थी। आखिरकार सोनम पुलिस के हाथ लगती है, मगर सोनम अपने आप को निर्दोष दिखाना चाहती थी। वो खुद को निर्दोष बताने के लिए एक ड्रामा सामने लाती है। वो ये कि मेघालय के आसपास किसी सुनसान इलाके में बदहोश हालत में अपने आप को दिखाना, ताकि सब ये समझे कि ये किडनैपिंग का केस है। और सोनम फिर ये कहानी बताएगी कि वो और राजा हनीमून मनाने गए थे, किसी ने कुछ सुंघाया, मैं बेहोश हो गई, पता नहीं राजा कहाँ है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जब मैं होश में आई तो यहाँ गाजीपुर वाराणसी हाईवे में पड़ी खुद को पाई। फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया, लेकिन
गुमराह करने वाली सोनम की ये साजिश नाकाम रह गई, क्योंकि इस मर्डर में शामिल 3 लोग पहले ही पकड़े जा चुके थे, जिन्होंने सोनम के इस कत्ल में शामिल होने की बात पुलिस को बता दी थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सोनम ने अपने ही पति का कत्ल क्यों किया। जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया कि सोनम मांगलिक थी, और एक मांगलिक लड़की की शादी एक मांगलिक से हो जाए तो इसका दोष कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये माना जाता है कि अगर एक मांगलिक लड़की की शादी नॉन मांगलिक लड़के से हो जाती है तो लड़का की उम्र कम हो जाती है और मैरिड लाइफ में कई अड़चनें भी आती हैं। और अगर एक बार मांगलिक लड़के से शादी हो जाए तो मांगलिक दोष का प्रकोप कम हो जाता है। ये बात सोनम को पता था। सोनम राजा रघुवंशी से शादी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि सोनम का अपने ही प्लाईवुड की कंपनी के एक एम्प्लॉय राधा कुशवाहा के साथ अफेयर था, जिसमें वो खुद एचआर हेड थी, अपनी ही कंपनी की एचआर हेड। और सोनम ने राज कुशवाहा को वचन दे चुकी थी कि वो उसकी ही है और रहेगी। लेकिन राजा कुशवाहा के साथ शादी करने में दिक्कत ये थी कि वो नॉन मांगलिक था, और सोनम ये नहीं चाहती थी कि वो राज कुशवाहा के साथ शादी करके उसकी उम्र कम करे या मैरिड लाइफ में नॉन मांगलिक होने की वजह से कोई परेशानी आए। लेकिन सोनम को ये भी बात पता थी कि अगर एक बार सोनम किसी मांगलिक लड़के के साथ शादी कर ले तो मांगलिक दोष का प्रकोप टल जाएगा और फिर वो किसी नॉन मांगलिक जैसे राज कुशवाहा के साथ शादी कर सकती है। और सोनम हर हाल में राज कुशवाहा के साथ शादी करना चाहती थी। तो सोनम ने ये सोचा कि क्यों ना पहले मांगलिक लड़के से शादी कर ले, फिर उससे किसी तरह दूरी बनाकर अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी कर लेंगे। तो सोनम ऐसा करने के लिए कई उपाय सोचती है। पहले ये कि वो शादी के तुरंत बाद मायके आएगी और पास ही एक नदी पड़ती है, वहाँ पे अपनी स्कूटी पार्क करेगी, स्लीपर वहीं पे छोड़ देगी, सबको लगेगा वो डूब गई और प्रेमी राज कुशवाहा के साथ भागकर दोनों शादी कर लेंगी। दूसरी प्लानिंग ये थी कि सोनम खुद ही जैसी कदकाठी वाली लड़की को बहला फुसला के सुनसान जगह ले जाएगी और अपने ही कपड़े उसे पहनाकर इस हद तक जला देगी कि पहचान में ना आए। साथ अपनी स्कूटी भी जला देगी। फिर राज कुशवाहा के साथ कहीं दूर भाग जाएगी। सबको लगेगा कि आग लगने की वजह से सोनम जलकर मर गई। लेकिन दोनों ही प्लानिंग को वो ड्रॉप कर देती है, क्योंकि पहला डूबने वाला प्लानिंग में दिक्कत ये था कि जब वो उस नदी के रास्ते भागेगी तो कई सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाएगी। दूसरी जलने वाली प्लानिंग में उसे उस कदकाठी की लड़की मिलती नहीं है जो उसके बहलावे में आ जाए, तो ये भी प्लान ड्रॉप वो कर देती है। अब ये दोनों प्लानिंग बनाने और ड्रॉप करने में फरवरी से 1 मई आ जाता है और शादी की तारीख करीब आ जाती है। लेकिन अब जो प्लानिंग सोनम करने वाली थी वो थी राजा की मौत। वो किसी तरह राजा रघुवंशी को अपने ज़िंदगी से शादी के बाद हटाना चाहती थी, चाहे वो खुद दूर चली जाए या फिर राजा को खुद से दूर कर दे। खुद दूर जाने का प्लानिंग तो फ्लॉप हो गया, लेकिन दूसरा ऑप्शन था राजा को खुद से दूर करना। इसलिए उसने राजा को मौत देने की ठानी और हनीमून मनाने के बहाने उसे मेघालय के शिलोंग में ले जाकर अपने प्रेमी राज कुशवाहा के मदद से मौत के घाट उतार दिया, यानी मार के घाटी में फेंक दिया, ताकि किसी को लाश तक ना मिले। और अगर सबूत के तौर पे कुछ मिलेगी ही नहीं तो कातिल का पता चलेगा ही नहीं। सोनम इस बात को लेकर इतना कॉन्फिडेंट थी कि राजा का सुराग मिलेगा ही नहीं तो वो पकड़ी ही नहीं जाएंगी, और घर वाले सोनम पर तरस खाएंगे कि नई नवेली दुल्हन
जिसकी सिर्फ 10 से 12 दिन पहले शादी हुई और विधवा हो गई। लोगों की इस सहानुभूति के बीच राज कुशवाहा सामने आएगा और सोनम से शादी की बात उठाएगा। इस बात को सोनम के घर वाले खुशी खुशी मान जाएंगे और हो सकता है कि राजा रघुवंशी के माँ बाप खुद ही सोनम की शादी राज कुशवाहा से करा दे, क्योंकि आजकल एक विधवा या डाइवोर्स्ड लड़की की शादी बहुत ही मुश्किल से हो पाती है। सोनम ने फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी थी। वो ये कि राजा रघुवंशी से शादी करके मांगलिक दोष भी हट जाए और फिर राजा को मारकर विधवा होने के बाद अपनी ही कंपनी के नौकर राज कुशवाहा से शादी करने के लिए विधवा का टैग दिखाकर घर वाले को आसानी से मनवा ले। पहले तो सोनम खुद को मर जाने क्या साबित करने की कोशिश करती है। इसमें नाकाम हुई तो अपने पति राजा को ही मरवा दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बिता सकें। लेकिन दूसरे एंगल ये भी हो सकता था कि सोनम राजा रघुवंशी से मांगलिक दोष के बारे बात करती, अपने प्रेमी राज कुशवाहा के बारे बात करती, हाथ पैर जोड़ के इस बात पे राजा को राजी करती कि बिना रिश्तेदारों को बताए वो सिंपल 7 फेरे लेगी और बिना वैवाहिक संबंध बनाए तुरंत तलाक ले लेगी। मतलब एक तरह से दूरी बना लेगी, जो उसने दूरी बनाया भी। लेकिन शादी में लाखों रुपए बर्बाद करके और सबसे बड़ी बात, इन सब चीजों से अनजान एक सीधा साधा इंसान जो अपनी शादी को लेकर इतना खुश था, जो वैवाहिक जीवन जीने के सपने देख रहा था, उसकी जीवन छीन के जब कातिलों ने एकाएक सर पर, सीनों पर धारदार खंजर से चोट पहुंचाया होगा, कितना दर्द से गुजरा होगा बेचारा। उस लम्हा उसके दिल पे क्या ही बीती होगी, जब खुद ही की पत्नी, जिसे वह जीवन साथी समझकर मौत से थोड़ी ही देर पहले जंगलों में कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, जब वही पत्नी चिल्लाकर कातिलों से कह रही थी, हिट हिम, हिट हिम। बेचारा राजा चोट और 3 कातिलों के बीच बेबस था। कातिलों ने ये वाजे तौर से पुलिस कस्टडी में बताया कि राजा को अपने हाथों से मारने का मन तो नहीं कर रहा था, असल में उसे खाई में धक्का देकर गिराना था। लेकिन रेलिंग इतनी ऊंची थी कि धक्का देकर खाई में गिराना मुमकिन नहीं था। मगर जब थोड़ी ही दूर पे खड़ी सोनम ने हिट हिम करके चिल्लाया, तब राजा ने मुड़कर देखा और इतने में कातिलों ने सर पे दे मारा। जब वो जमीन पर गिरा तब दर्द से तड़प रहा था और सोनम की तरफ ही देख रहा था। शायद वो उस वक्त सोच रहा था कि ये सोनम ने मेरे साथ क्या किया। इसके बाद कातिलों ने एकाएक खंजर सीने में उतार दी और उसकी सांसें थम गईं। सोनम और उसका प्रेमी दोनों ये नहीं चाहते थे कि हमारे अलावा किसी और से वैवाहिक संबंध बने। यही वजह था कि सोनम तीसरे दिन ही मैके चली गई, यह कहकर कि वो कामाख्या मंदिर के दर्शन किए बिना पति पत्नी की तरह साथ में नहीं रहेगी, वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगी। और इसी जल्दबाजी में इन दोनों ने बहुत गलत कदम उठा लिया और एक हंसता खेलता परिवार को बेतहाशा गम दे दिया। परिवार के सबसे छोटे लड़के को इन्होंने दर्दनाक मौत दिया और परिवार वालों को आंसू ही आंसू। जबकि सोनम ऐसा भी कर सकती थी कि शादी के फौरन बाद अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ भाग सकती थी। बाद में पता चलता तो शायद ऐन मुमकिन था कि राजा रघुवंशी खुद ही सोनम को अपने से अलग कर देता। जबकि ये भी रास्ता सही नहीं था, लेकिन किसी को नाहक मौत देने से तो लाख गुना अच्छा ही था। आप सुन रहे थे इंदौर के राजा रघुवंशी की एक सच्ची कहानी, जमा की जुबानी।